हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू IAS एंड PCS। हम लोग नेशनल इनकम में अब लास्ट मेथड को डिस्कस करते हैं, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने से रिलेटेड, जो कि है एक्सपेंडिचर मेथड। ये लास्ट मेथड है। इसके बाद बस थोड़े थोड़े कुछ कंसेप्ट बचेंगे जो कि इंपॉर्टेंट हैं। मैं आपको जैसे ग्रीन GDP के बारे में बताऊंगा, GDP डिफ्लेटर के बारे में बताऊंगा, क्या GDP सिर्फ इनफ है, ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या फ़र्क होता है, इसको मैं बताऊंगा। और जैसे ही ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, हमारा नेशनल इनकम इस बुक से, इस बेसिक बुक से ख़त्म हो जाएगा। लेकिन नेशनल इनकम के अभी 15 से 20 लेक्चर और बनेंगे। हम इसको नितिन सिंघानिया पे जाकर अब एक बारी देखेंगे डिटेल तरीके में जाकर। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको मैं चाहकर भी छुड़वा नहीं सकता। जैसे एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर मौर्य और गुप्ता से अगर क्वेश्चन निकलते हैं और बुद्धिज़्म जैनिज़्म से, तो वो मेरी मजबूरी है कि जितनी डेप्थ में मैं लेकर जा सकता हूँ आपको लेकर जाऊँ, क्योंकि उसमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा मिलेगा। सिमिलरली इकोनॉमिक्स में लोग सोचते हैं बहुत टफ पूछता है, UPSC 3 टॉपिक के अलावा कुछ पूछ ही नहीं रहा। गवर्नमेंट बजट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, मनी एंड बैंकिंग और नेशनल इनकम, इसी से घुमा फिराकर पिछले 25 साल से UPSC कंसेप्ट पूछ रहा है। ना इकोनॉमिक सर्वे ना बजट, वो भी बंदा पढ़ के नहीं जाए तब भी वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन लोगों को पता ही नहीं होता कि इतना डेप्थ में कैसे डील करना है। तो जो चैप्टर्स जो होते हैं नेशनल इनकम में, मैं सबको बता देना चाहता हूँ, इतना टाइम लग रहा है हमें, लेकिन हर चैप्टर में इतना टाइम नहीं लगने वाला, ठीक है। और इकोनॉमिक्स में काफ़ी डिटेल में करवाने वाला हूँ। नितिन सिंघानिया ख़त्म होने के बावजूद भी मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि 30% आपका मेंस की तैयारी हो जाएगी और 100% प्रीलिम्स की तैयारी हो जाएगी। 70% मेंस की चीज़ें मैं अलग आपको डॉक्यूमेंट्स दूंगा जो हम मुझसे कवर करा करेंगे। जैसे एग्रीकल्चर है, इकोनॉमिक्स ऑफ एनिमल रेयरिंग है, रेयरिंग इन द एड, टेक्नोलॉजी इन द एड ऑफ फार्मर्स, ये सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊँगा। ड्रोन्स की स्टडी मैं आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है, कि ड्रोन्स कैसे एग्रीकल्चर को इंडिया में सक्सेसफुल बनाने के काम आ सकते हैं। ये सारी चीज़ें के हैंडआउट्स में अलग दूंगा आपको। एक्सपेंडिचर मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड की स्टेप्स और प्रिकॉशंस क्या हैं। हमने अभी तक राइटर कह रहा है कि वैल्यू एडेड मेथड या प्रोडक्शन मेथड को देख लिया और इनकम मेथड को देख लिया। अब हम लोग जैसा कि हर एक मेथड में करते हैं, स्टेप्स, मेथड और प्रिकॉशंस, इसको देखते हैं। सबसे पहले डिफाइन करते हैं एक्सपेंडिचर मेथड। नेशनल इनकम जब मेजर करी जाए इन टर्म्स ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर देश में एक साल में हुआ कितना है, किसके ऊपर, फाइनल गुड्स और सर्विसेज को परचेज करने के ऊपर, डोमेस्टिक इकोनॉमी में। जब ये पूरा खर्चा एक साल में हर एक सेक्टर का निकाल लिया जाता है, हमारे पास सिंपली नेशनल इनकम थ्रू एक्सपेंडिचर मेथड आ जाता है। रिमेंबर, सारी की सारी जो फैक्टर इनकम होती है जो कि अर्न करी जाती है बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के द्वारा, मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, इनसे जनरेट होती है रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। जिन बंदों को ये मिल रहा है, हमने पढ़ा था, वो कहीं ना कहीं तो खर्चा करेंगे ना अपना गुड्स और सर्विसेज को प्राप्त करने के लिए। बच्चों को स्कूल भेजेंगे, ट्यूशन्स लगवाएंगे, खाना पीना घर पे आएगा, राशन आएगा। तो ये जो एक्सपेंडिचर मेथड होता है ना, इसको हम लोग इनकम डिस्पोजल मेथड भी कहते हैं। क्यों? इसलिए कहते हैं, हर बंदे की देश में किसी भी सेक्टर में कोई भी बंदा हो, इंसानी शरीर में अगर उसने जन्म लिया है तो वो कभी भी अपनी इनकम को 100% सेव करके नहीं रख सकता भैया। वो डिस्पोज तो पक्का होगी, खर्चा तो पक्का होना ही होना है, पक्का होना है। जैसे इनकम मेथड में अभी हम क्या देख रहे थे, इनकम आती है, लेकिन एक्सपेंडिचर मेथड ये कहता है सिर्फ आती नहीं है, खर्चा भी तो होता है। घूम के दोबारा वो साइकिल इकोनॉमी के अंदर जाती भी तो है। डिस्ट्रीब्यूटर को, दुकान वालों को जब तक अपने गुड्स बेचने के बाद पैसा नहीं मिलेगा तो नया माल कैसे आएगा बाजार के अंदर। सिंस ऑल डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज ये परचेज करे जाते हैं फाइनल यूज़ के लिए, या तो कंज्यूमर इनको कंज्यूम करेंगे फाइनली, या मतलब मान लो कि मैं मोमोज की प्लेट लेकर आया और मैं खा गया, बस अब उसका कोई फर्दर यूज़ ही नहीं था। या प्रोड्यूसर किसी भी गुड को लेकर आएंगे या सर्विस के ऊपर पैसा लगाएंगे फॉर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। देयरफॉर एक्सपेंडिचर मेथड मेजर करता है नेशनल इनकम को एज सम ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर ऑन कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। यानी कि हमने एक, मैंने आपको बताया भी था थोड़े टाइम पहले, C+I, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो जो टोटल फाइनल एक्सपेंडिचर होता है हमारे पास, उसको कैलकुलेट करने के बाद एक साल में जितने भी सेक्टर्स ने खर्चा करा अपना गुड्स, फाइनल गुड्स और फाइनल सर्विसेज को प्राप्त करने के लिए, हमारे पास एक आंकड़ा आ जाता है GDP एट MP का। डैट इज़ वाई एक्सपेंडिचर मेथड को हम लोग ऑल्टरनेटिव भी ऐसे भी डिफाइन करते हैं। इट इज़ अ मेथड जो कि मेजर करता है GDP एट MP ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ अकाउंट। तो आपने इसके कितने नाम देख लिए, एक्सपेंडिचर मेथड, डिस्पोजल मेथड, GDP एट MP मेथड, ठीक है। अगर हम लोग डेप्रिसिएशन को इससे माइनस करें और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को GDP एट MP से,
तो हमें NDP/FC मिल जाएगा, डोमेस्टिक इनकम। इसके अंदर नफिया ऐड कर दो तो हमारे पास नेशनल इनकम आ जाएगा। अब स्टेप्स की बात करते हैं, कैसे निकालते हैं हम इसको। सबसे पहले हमें करना क्या है, अपनी कंट्री सिलेक्ट कर लेनी है हमें, इंडिया। हमने इंडिया को देख लिया। देश में जितने भी इकोनॉमिक यूनिट्स हैं जो फाइनेंस एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, यानी कि हाउस होल्ड या तो कंज्यूम कर रहे होंगे, फर्म सेक्टर होगा जो कि प्रोड्यूस कर रहा होगा, और गवर्नमेंट सेक्टर जो दोनों कर रहे होंगे और जिनके पास टैक्सेस की आमदनी आ रही होगी, सोशल सर्विसेज स्कीम्स पे वो खर्चा भी कर रहे होंगे। ठीक है, हम लोग उसके बाद फाइनली एक साल के अंदर जितना भी टोटल एग्रीगेट एक्सपेंडिचर होता है उसको हम लोग क्लासीफाई कर देते हैं इन सारे कंपोनेंट्स के अंदर। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी कि प्राइवेट लोग कितना खर्चा कर रहे हैं, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सरकारी डिपार्टमेंट सरकार कितना खर्चा कर रही है, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, चेंज इन स्टॉक और नेट एक्सपोर्ट्स। इसके बारे में हम जानते हैं। नेट एक्सपोर्ट्स कैसे निकलता है, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। अगर हम इन सबको टोटल कर दें पांचों कंपोनेंट को तो हमारे पास आ जाएगा GDP/MP। फिर क्या करना होता है, नेक्स्ट स्टेप हमें मेजर करना होता है फाइनल एक्सपेंडिचर ऑन द अबव कंपोनेंट्स। जो सम टोटल होगा इन पांचों कंपोनेंट्स का एक साथ, हमें उससे मिलेगा GDP/MP। हमें इसमें से डेप्रिसिएशन हटानी है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हटाने हैं, हमें मिल जाएगा NDP/FC। इसके अंदर बस नफिया ऐड करना है, कहाँ गया ये, हाँ नफिया, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो ये NDP/FC बन जाएगा NNP/FC। ये D और N चेंज हो जाएंगे, डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम। सिंपल। किन बातों का ध्यान रखना है इस मेथड से नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते वक्त, फॉलोइंग आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर शुड नॉट बी इंक्लूडेड। अगर हमें डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम को अवॉइड करना है, एक्सपेंडिचर जो होता है सारे इंटरमीडिएट गुड्स और सर्विसेज के ऊपर, वो एक्सक्लूड करना चाहिए हमें। फॉर एग्जांपल, अगर एक वेजिटेबल परचेज करी एक रेस्टोरेंट ने, एक फैक्ट्री का बिजली का बिल कितना आ रहा है, उसके ऊपर कितना खर्चा, ये इंक्लूड नहीं होती, क्योंकि इंटरमीडिएट कंजम्पशन है। जब गुड वगैरह जो बनकर आएगा तो ऑब्वियसली बात है, कोई भी दुकानदार, कोई भी फैक्ट्री वाला या कोई भी कुछ भी, एक मोमोज की दुकान वाला, चाउमीन की दुकान वाला, लॉस में थोड़ी ना बेचेंगे। वो उनका बिजली का, वर्करों का, जो भी उनके पास वेजिटेबल्स आई है, बिजली का बिल जो जितना भी लगा है, उन सब का एक मोटा मोटी अंदाज़ा लगाकर वो देखेंगे कि मंथ के एंड में अल्टीमेटली हम लोग नेट प्रॉफिट में रहने चाहिए सारे लोगों को चुकाने के बाद। तो उस हिसाब से जब वो फाइनल गुड बनकर आता है किसी के खाने के लिए, या फैक्ट्री कोई जीन्स और कोई टॉप या कुर्ती या कोई सलवार प्रोड्यूस कर रही है, कुछ भी कोई गुड, कोई टॉय प्रोड्यूस हो रहा है, या कोई खाने पीने की दुकान है, वो सारी चीज़ें उसके अंदर इंक्लूडेड है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो होता है ट्रांसफ़र पेमेंट्स के ऊपर, जैसे स्कॉलरशिप, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, ओल्ड एज पेंशन, इसको एक्सक्लूड करा जाता है, बिकॉज नो प्रोडक्टिव सर्विस इज रेंडर्ड बाय द रेसिपिएंट्स इन एक्सचेंज। बदले में इन्होंने कोई सर्विस थोड़ी ना दी है, हमने इसको पढ़ा था और भी मेथड्स के अंदर। फिर जो एक्सपेंडिचर होता है ऑन परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स, ये भी एक्सक्लूड करा जाता है, क्योंकि जिस साल वो प्रोड्यूस हुए थे उस साल मतलब कैलकुलेट हो चुके हैं। एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ ओल्ड शेयर और बॉन्ड्स या फिर न्यू शेयर ऑफ बॉन्ड्स, इट इज़ एक्सक्लूडेड बिकॉज ये पेमेंट नहीं है किसी भी गुड और सर्विस के लिए जो करेंटली प्रोड्यूस हुआ है। ये सिर्फ एक ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी को शो करते हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। लाइकवाइज अगर बाहर से, अगर आपको किसी, आपके कोई मामा, चाचा या कोई भी आपका बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रह रहे हैं बाहर से, वो आपको गिफ्ट भेज रहे हैं, ठीक है, विच ब्रिंग्स ट्रांसफर पेमेंट, दे आर ऑल्सो नॉट इंक्लूडेड, क्योंकि अब बदले में आपने कोई सर्विस तो दी नहीं। हाउएवर इम्प्यूटेड एक्सपेंडिचर ऑन ओन अकाउंट आउटपुट, एग्जाम्पल, एक ओनर जो है वो घर में रहता है, सेल्फ कंज्यूम्ड आउटपुट बाय अ फार्मर, एक फार्मर ने खेती बाड़ी वो करी लेकिन उसने कुछ बेचा नहीं, अपना अनाज वगैरह खुद अपने खाने के लिए रखा हुआ है, इसको इंक्लूड करा जाता है। बिकॉज जो प्रॉपर्टी है वो एक प्रोडक्टिव एसेट है और वो इनकम जनरेट कर देती रहती है। ये सारे कंपोनेंट्स हम देख चुके हैं। कंपोनेंट्स क्या होते हैं फाइनल एक्सपेंडिचर ऑन जीडीपी के? जैसा कि हमने ऊपर बात करी, फाइनल एक्सपेंडिचर के अंदर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है या फिर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होता है, क्योंकि बंदा अपने इनकम को या तो फाइनली कंज्यूम कर लेगा या उसका कुछ पार्ट इन्वेस्ट कर देगा। अब फाइनल एक्सपेंडिचर ऑन जीडीपी कैसे होता है? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट लोग जो है वो खर्चा कर रहे हैं। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, चेंज इन एक्सपोर्ट, स्टॉक्स और नेट एक्सपोर्ट्स। ये 5 कंपोनेंट हमने पढ़े थे। तो इसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है? GDP@MP आ जाता है।
डेप्रीसिएशन नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करो तो हमारे पास NDP@FC आ जाता है, नफिया इसके अंदर ऐड करो तो हमारे पास फाइनली NNP@FC आ जाता है। ठीक है, उसके बाद कंपोनेंट्स क्या होते हैं अगर हम लोग एक्सपेंडिचर मेथड से GDP को देख रहे हैं तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और फाइनल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, सॉरी फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर या फिर फाइनल इन्वेस्टमेंट, बंदा या तो कंज्यूम करेगा या इन्वेस्ट करेगा। तो जो फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है ना वो प्राइवेट लोगों के द्वारा भी होता है, सरकार के द्वारा भी होता है। इसको हम लोग कहते हैं C और G। फाइनल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कैसे होता है? ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, आपने किसी महंगे कैपिटल गुड के अंदर अपनी इंडस्ट्री फैक्ट्री में उसको इंस्टॉल करवाने के लिए उस पर खर्चा करा, या चेंजेस इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक मतलब आपने बहुत सारा गुड्स माल वगैरह बनाकर, रॉ मटेरियल वगैरह बनाकर पहले से ही आपने रखवा लिया कि आने वाले सीज़न के अंदर दिवाली वगैरह जब आएगी तो ये इसकी बहुत डिमांड होती है, तो आपने इन्वेस्ट कर दिया उस पर काफ़ी ज़्यादा। और नेट एक्सपोर्ट्स, नेट एक्सपोर्ट मतलब क्या कहते हैं, ये जनरली ना प्रॉफिट में दिखना चाहिए तब तो मज़े भी हैं। जैसे एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट ज़्यादा होना चाहिए ऑब्वियसली बात है, जब हम इस फिर से इम्पोर्ट को माइनस कर रहे हैं। इम्पोर्ट को हम लोग इकोनॉमिक्स में लिखते हैं M, न्यूमेरिकली M। ठीक है, अब अगर इम्पोर्ट ज़्यादा है तो ऑब्वियसली बात है आमदनी बाहर जाएगी, तो फिर ये नेगेटिव में शो होगा। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों है क्या, ये सारे के सारे जो कंपोनेंट्स हैं इसको हम एक एक करके अब डिस्कस करते हैं। यानी कि सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर से C को समझने के लिए। मैंने आपको पहले भी बोल रखा है, जैसे ये चैप्टर खत्म हो जाएगा यू आर केपेबल इनफ रिवीजन करो। कभी आपके पास इकोनॉमिक्स की कोई ट्यूशन पढ़ने आए तो उसको हाँ बोल देना, आप आराम से पढ़ा सकते हो। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इट रेफर्स टू एक्सपेंडिचर विच इज़ इनकर्ड ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो कि हाउस होल्ड के द्वारा परचेज करे जाते हैं। आप देख रहे हो ना, प्राइवेट फाइनल है, यानी कि ये प्राइवेट लोगों के द्वारा, यहाँ पे सरकार का कोई वो नहीं है, खर्चे कहाँ पर हो रहे हैं। और नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस के लिए फॉर करंट यूज ड्यूरिंग अ टाइम पीरियड जनरल इकोनॉमिक्स में 1 साल को ही लिया जाता है। इन दिस कैटेगरी हम लोग कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को इंक्लूड करते हैं जितने भी कंज्यूमर हाउस होल्ड होते हैं उनके द्वारा, या प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनके द्वारा, जो कि हाउस होल्ड को सर्व कर रहे होते हैं। हर प्रकार के कंज्यूमर गुड्स जैसे लोग खर्चा करते हैं, जो हाउस होल्ड खर्चा करते हैं, कपड़ों पर, गाड़ी पर, जूतों पर, कंप्यूटर पर एक्सेट्रा, और सर्विसेज पर जैसे ट्यूशन भेजना, स्कूल भेजना बच्चों को, मेडिकल फैसिलिटीज़ पर और ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज वगैरह। अगेन नोट करने वाली बात यहाँ पर ये है, डायरेक्ट परचेजेस मेड अब्रॉड बाय रेसिडेंट हाउस होल्ड्स। ठीक है, बाहर से अगर आप दूसरी कंट्री से अब्रॉड से कोई सामान मंगा रहे हो इसको ऐड करा जाता है। बट डायरेक्ट परचेजेस इन डोमेस्टिक मार्केट बाय नॉन रेजिडेंट्स हाउस होल्ड, फॉरनर्स अगर यहाँ से कुछ मंगवा रहे हैं, या फिर एक्स्ट्रा टेरिटोरियल बॉडीज़ बाहर से कोई भी संस्था या कोई भी बंदा अगर यहाँ से कुछ मंगवा रहा है, इट इज़ डिडक्टेड, क्योंकि खर्चा वो कर रहे हैं फिर अपनी जेब से। सामान यहाँ से जाएगा तो उन्होंने गुड के लिए पे कर दिया। यानी कि अमेरिका से अमेजन को यूज़ करके मैं अमेरिका से कोई चीज़ मंगवा रहा हूँ तो वो तो ऐड होगा, लेकिन कोई अमेरिकन अगर इंडिया के अमेजन से कुछ ऑर्डर करके कुछ मंगवा रहा है तो वो नहीं होगा। हाउएवर नेट सेल जो होती है सेकंड हैंड गुड्स की एंड स्क्रैप्स, इसको डिडक्ट करना चाहिए हमें। ये कबाड़ का कुछ यहाँ पर काम नहीं होता और सेकंड हैंड गुड्स का कुछ काम नहीं होता, क्योंकि ये जो कबाड़ है, कबाड़ को कबाड़ इसलिए बोला जा रहा है बिकॉज जिस साल ये गुड प्रोड्यूस हुआ था उस साल ऐड हो चुका है उस साल की नेशनल इनकम के अंदर। और सेकंड हैंड गुड्स को सेकंड हैंड इसलिए बोला जा रहा है बिकॉज जब ये फर्स्ट हैंड थे, जब ये फ्रेश फैक्ट्री से किसी भी गोडाउन से निकले थे तो उस साल की नेशनल इनकम में कैलकुलेट हो चुके हैं। इसको हम देख चुके हैं ऑलमोस्ट हर एक मेथड में, चाहे वो प्रोडक्शन मेथड हो, इनकम मेथड हो या ये वाला मेथड हो, हम इसके प्रिकॉशंस में इसको देख चुके हैं। इस बात का ध्यान रखना होता है हमें। फिर बात करते हैं, जैसे ये प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर था, अब गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को हम लोग देखते हैं। इट रेफर्स टू एक्सपेंडिचर विच इज़ इनकर्ड बाय जनरल गवर्नमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए जो सरकार खर्चा करती है। जैसे सरकार को किस किस का खर्चा करना पड़ता है, किस किस की सैलरी देनी पड़ती है, डिफेंस पर, पुलिस पर, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एजुकेशन एक्सेट्रा। तो अच्छा यहाँ पर लिखा हुआ ना जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एजुकेशन, ये पता क्या होता है आपको? पता है ना कि आपके प्रमोशंस के लिए भी पेपर्स होते हैं। बहुत सारे सरकारी डिपार्टमेंट्स के अंदर प्रमोशन के भी एग्जाम्स होते हैं। कभी पूछना अपने घर वालों से अगर कोई हो तो, ज़रूरी नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, सिर्फ IAS IPS ही सब कुछ नहीं होता। बहुत सारे सरकारी जैसे रेलवे वगैरह में भी जब ये डिपार्टमेंटल एग्जाम्स होते हैं, बहुत सारे होते हैं। ठीक है, इट इज़ इनकर्ड बाय द गवर्नमेंट
ताकि लोगों की कलेक्टिव नीड्स को सेटिस्फाई करा जा सके। और यहाँ पर तो फिर आप बहुत सारे एग्जांपल लिख सकते हो, मैं तो ये वाले कभी लिख कर भी नहीं आता, मैं तो सबसे पहले एक ही चीज़ को पकड़ता हूँ। सरकार की इतनी सारी जो सेक्टर स्कीम्स और जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स चलती हैं, सबसे ज़्यादा खर्चा तो वहीं होता है सरकार का। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, एजुकेशन, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ एंड ऑर्डर, इन सबके लिए खर्चा होता है। इनकी जो सर्विसेज होती है सरकारी सर्विसेज, दे आर वैल्यूड एट देयर कॉस्ट टू द गवर्नमेंट, ठीक है। इनको इस पर वैल्यू लगाया जाता है कि मतलब ये जो जितनी सर्विसेज जो सरकार वो प्रोड्यूस करी, इसके लिए सारा का पूरा खर्चा सरकार को ही मतलब वो करना पड़ रहा है। इसलिए तो सरकार कहती है कि टैक्स सब लोग भरोगे तभी तो देश अच्छा बनेगा। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो होती है, उसके अंदर क्या क्या आइटम्स होते हैं? नेट परचेजेस ऑफ करेंटली प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज डोमेस्टिक मार्केट के अंदर, विच इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द वॉल्यूम ऑफ सेल्स टू द गवर्नमेंट बाय द एंटरप्राइजेज विद द रिटेल प्राइसेस। यानी कि सरकार भी ये कुछ लाइन नहीं है, नेट परचेजेस डन बाय द गवर्नमेंट, आप इतना भी लिख सकते हो। मैंने आपको थोड़े टाइम पहले एक चीज़ क्लियर करी थी, जब हम लोग 2 सेक्टर 3 सेक्टर इकोनॉमी का एक डायग्राम देख रहे थे। सरकार भी तो ये स्टेशनरी, कंप्यूटर वगैरह का सामान किसी न किसी प्राइवेट सेक्टर से खरीदती है ना। सरकारी दफ्तरों में भी ये जो, जैसे मैं जा रहा हूँ कल को और मैं IAS हूँ, तो मेरा जो पहला चेम्बर है वहाँ लकड़ी की नई फ्रेश टेबल लगी हुई है, ठीक है। कलेक्टर दीपांग दुबे लिखा हुआ है, वो जो प्लेट लगी हुई है, बाहर दरवाज़ा लगा हुआ है, नई चेयर है मेरे लिए एक बढ़िया किंग साइज़ की। ये सारी चीज़ें जो फ्रेश आई हैं, किसी ना किसी सरकारी कोई दफ्तर में थोड़ी ना बन रही है कि UPSC में लवासना से बनाकर भेज दी, ये वाली चीज़ें कहीं से तो खरीदी है ना सरकार ने, या ऑर्डर दिया उसको ऐसे ऐसे बनाने का, ऐसे ऐसे नंबर प्लेट पे लिखने का, DEEPN के करके दीपांग लिखो, इतनी बड़ी साइज़ की प्लेट बनेगी, इसका नाम थोड़ा सा बड़ा है दीपांग दुबे, तो ये पूरा लिखो, इसके आगे IAS लिखो, इसको इसकी स्टील की प्लेट बनाओ या ब्रॉन्ज की प्लेट बनाओ। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं प्राइवेट सेक्टर से तो खरीदी जाती हैं, तो ये खर्चा आता है सरकार का। उसके बाद जो सरकारी लोग काम कर रहे होते हैं, जैसे अब मेरे को सैलरी भी तो देगी ना सरकार, तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज पेड कर तो सरकार का एक वो खर्चा, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट परचेजेस फ्रॉम अब्रॉड बाय द गवर्नमेंट, लेस वैल्यू ऑफ सेल्स। जो सरकार अगर बाहर से कोई चीज़ खरीदती है, अगर कुछ चीज़ मंगवाती है, जैसे अब आप कहोगे बाहर से क्यों खरीदती है, तो इसका सबसे बड़ा एग्जांपल तो ये है, सिलेंडर, इतने सारे ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदे सरकार ने अभी कोविड के टाइम पर, तो हुआ खरीदे कि नहीं खरीदे बताओ? प्लेन से कितने कितने वो मशीन्स आ रही थी और ये सिलेंडर्स आ रहे थे, है ना। तो डायरेक्ट परचेजेस फ्रॉम अब्रॉड बाय द गवर्नमेंट, लेस वैल्यू ऑफ सेल्स, मतलब इसमें से हम लोग सेल्स की वैल्यू को निकाल देते क्योंकि वो तो हमारी आमदनी है। सम ऑफ दीज आइटम्स गिव अस द फिगर ऑफ गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इन सबसे हमें गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मिल जाता है। उसके बाद ये क्वेश्चन ऐसे आते हैं, अगर आपने देखा हो, सिर्फ UPSC के फिल्म की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल अगर आपने देखा हो UPSC में भी इंक्लूडेड, कि इनमें से क्या चीज़ें गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का पार्ट होंगी, क्या नहीं होंगी। आपको कुछ नहीं करना होता है। देखो, मैं तो सिर्फ इन बॉक्सेस को देख कर जाता हूँ। क्यों देख कर जाता हूँ? एक टाइम के बाद आपको भी बस ये चैप्टर ना आधे घंटे का चैप्टर हो जाएगा आपके लिए पूरा, जितने अभी तक हमने लेक्चर करे, इसके 15, 20, 30 लेक्चर करें। पता है क्यों? शुरू में हमेशा हर चीज़ में टाइम लगता रहता है। जब मैं पहली बार कोई चीज़ सीख रहा हूँ, ऑब्वियस ही बात है, उसके बाद टाइम पूरा यहाँ पर आ जाता है। तो इनिशियली जो जिस चीज़ में जितनी मेहनत करता है, उसका हाथ उतना साफ हो जाता है। ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, दिस रेफर्स टू इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ फिक्स कैपिटल। फिक्स कैपिटल जैसे हमें बनाना, जो कैपिटल गुड्स वगैरह अगर हमें वो करने हैं, बिल्डिंग वगैरह के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहा है कोई, या फिर सरकार कोई इन्वेस्टमेंट कर रही है, कोई हाईवे वगैरह बनवाना, कोई ट्रैक्टर वगैरह, कोई हैवी मशीनरी एक पर्टिकुलर साल में, विच इंक्लूड्स डेप्रीसिएशन। क्योंकि भैया अगर फिक्स कैपिटल है तो यार वियर एंड टीयर की जो कॉस्ट, तो ऑब्वियस ही बात है, खर्चा तो आएगा ही। आप महंगी से महंगी ऑडी, फरारी, लैम्बोर्गिनी, प्राइवेट जेट तक खरीद डालो, खर्चा नहीं आएगा क्या? बिल्कुल आएगा। एक प्लेन अगर 5 से 6 बार लैंडिंग कर लेता है, उसके टायर चेंज करने पड़ जाते हैं 1 से 2 बार, घिस जाते हैं, ठीक है। तो इट इंक्लूड्स एक्सपेंडिचर ऑन द फॉलोइंग 3 आइटम्स। बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर जो बिजनेस होते हैं वो अपना किस किस तरीके का फिक्स इन्वेस्टमेंट करते हैं, मशीन को खरीदने में, फैक्ट्री, बिल्डिंग या इक्विपमेंट। रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट क्या होता है? हाउसिंग फैसिलिटीज़ पे जो हम एडिशन करते रहते हैं। जैसे मतलब मान लो दिवाली आई तो सबके घर में पुताई होती है, अगर दीवारें झट रही तो आपने पुट्टी करवाई, बाथरूम बड़े दिनों से मतलब नल वगैरह ख़राब हो गए थे तो आपने वो, तो मतलब घर के कामों में जो चीज़ें लगती रहती है कि आप सोच रहे हो अब यार क्या कहते हैं, मम्मी पापा थोड़े से बूढ़े हो रहे हैं, तो अब इनको ग्राउंड फ्लोर पे शिफ्ट कर देते हैं और ग्राउंड फ्लोर फ्रेश कंस्ट्रक्ट करके बनवा लेते हैं और छत के ऊपर एक कमरा बना देते हैं जिसको हम लोग किराए पर चढ़ा देंगे। ये सब चीज़ें, ठीक है। उसके बाद पब्लिक इन्वेस्टमेंट, इट रेफर्स टू कैपिटल फॉर्मेशन बाय द गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ स्कूल्स, हॉस्पिटल, कैनाल्स, रोड्स, हाईवे वगैरह एक्सेट्रा, ठीक है।
ये चीज़ होगा। बिजनेस वाले लोग करते हैं, हाउस होल्ड्स करते हैं और सरकार करती है पब्लिक इन्वेस्टमेंट। माइंड परचेज ऑफ शेयर्स इज नॉट इंक्लूडेड इन द इन्वेस्टमेंट। ये इन्वेस्टमेंट नहीं है कि मैंने इन्वेस्टमेंट करके डाल दी शेयर और म्यूचुअल फंड्स और बॉन्ड्स में, बिकॉज दे आर मेयरली ट्रांसफर ऑफ परचेजिंग पावर इन द इकॉनमी। ये सिर्फ एक परचेजिंग पावर को ट्रांसफर करने का काम कर रहे हैं, ये चीज़ है। क्योंकि वो जो पूरा का पूरा पैसा है, मैं आपको एक बात बताता हूँ, शेयर्स बॉन्ड्स की इसको क्यों इंक्लूड नहीं करा जाता यार, वो पूरा का पूरा जो पैसा है वो आपके देश में तो घूम रहा है। शेयर को किसी ने रिलीज करा तो भले ही मेरे को प्रॉफिट दिख रहा है, लेकिन वो घूम तो पैसा इसी देश के अंदर रहा है ना, ठीक है। तो इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द इन्वेस्टमेंट। मतलब कुल मिलाकर देखो, हम सब जानते हैं ये इन्वेस्टमेंट ही होता है वैसे तो यार। अब मैंने 10 साल के लिए कोई एक बिटकॉइन लेकर छोड़ दिया और वो कर दिया, तो ऑब्वियसली होता है इन्वेस्टमेंट तो है ही वो मेरी। लेकिन इकॉनमी में थ्योरेटिकली इसको इंक्लूड नहीं करा जाता, बस आप इतना समझ जाओ थ्योरेटिकली। बस इस पर वो मत जाना कि यार ये कैसे, यार इसका तो कोई लॉजिक ही समझ में नहीं आया। लॉजिक थ्योरेटिकली नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल पर्पज से। क्यों भाई, 10 साल के लिए कोई चीज़ इन्वेस्ट करके डाल रहा हूँ, मैंने ट्रेडिंग सीखी, तो मेरी कमाई अगर 20,000 हो रही है लेकिन मैं 2 लाख कमा रहा हूँ, तो क्या मेरा स्टैंडर्ड और लिविंग स्टैंडर्ड और ये रेज नहीं हो रहा क्या, इनकम वगैरह? अभी तक अगर गली के बाहर खड़े होकर गोलगप्पे खाने पड़ रहे थे, तो आप कम से कम बीकानेर में बैठकर अफोर्ड तो कर सकता हूँ। ये चीज़ होती है ना। तो क्या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रेज नहीं हुआ क्या? बिल्कुल हुआ। लेकिन यहाँ पर थ्योरेटिकली इसको नहीं इंक्लूड किया जाता, बस बात ये। चेंज इन स्टॉक्स, दिस रेफर्स टू द फिजिकल चेंज इन स्टॉक ऑफ इन्वेंट्रीज लाइक रॉ मटेरियल, अगर आप मंगवा रहे हो, सेमी फिनिश गुड्स, फिनिश प्रोडक्ट्स, ठीक है, जो कि प्रोडक्शन प्रोसेस में हमें देखने को मिलते हैं। चेंज इन स्टॉक को हम लोग मेजर करते हैं बाय सब्ट्रैक्टिंग ओपनिंग स्टॉक फ्रॉम क्लोजिंग स्टॉक। ये हम पूरा टॉपिक पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो उसको आप प्रीवियसली उससे ही रिवाइज कर लेना। ये हम पढ़ चुके हैं, शुरू में ही देख लेना, बार बार डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है। नेट एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। नेट एक्सपोर्ट एक डिफरेंस होता है एक्सपोर्ट को इम्पोर्ट से माइनस करके ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड। अब क्योंकि एक्सपोर्ट जो होता है वो एक्सपोर्ट हमें क्या बताता है, इट इम्प्लाइज एक्सपेंडिचर बाय फॉरेनर्स ऑन परचेज ऑफ डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स, यानी कि देश से माल बाहर जाएगा, अगर माल जाएगा तो पैसा आएगा। तो एक्सपोर्ट जो होते हैं वो जीडीपी का पार्ट होते हैं। सिमिलरली इंपोर्ट क्या इम्प्लाई करता है कि डोमेस्टिक रेसिडेंट्स खर्चा कर रहे हैं फॉरेन गुड्स को प्राप्त करने के लिए, देयरफॉर ये डोमेस्टिक इनकम का पार्ट नहीं, क्योंकि ये तो पैसा हमारा देश के बाहर जाएगा इंपोर्ट से और एक्सपोर्ट से आ रहा है, ठीक है। हेंस वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स इज एडेड एंड डेट ऑफ इंपोर्ट इज डिडक्टेड। नेट एक्सपोर्ट्स को इंक्लूड करा जाता है जीडीपी के अंदर, एज एक्सपोर्ट्स आर पार्ट ऑफ डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। एक्सपोर्ट रिसिप्ट जो होती हैं, ठीक है, दे आर नॉट नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसको आप नफिया मत समझना, ठीक है। उसने खास करके देखो नोट नहीं बोला, बीवीआर बोला है, सावधान। अगर हम ये पांचों कंपोनेंट्स को ऐड करें, अब मैं यार छोड़ दो इसको यार, हमें मिलेगा जीडीपी एट एमपी, उसमें से डेप्रिसिएशन एनआईटी को माइनस करो, हमें डोमेस्टिक इनकम मिलेगा, उसके अंदर नफिया ऐड करो तो हमें नेशनल इनकम मिलेगा। हमारा एक्सपेंडिचर मेथड भी खत्म होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। अब हमारे सिर्फ कुछ ग्रीन जीडीपी और जीडीपी डिफ्लेटर जैसे कुछ कॉन्सेप्ट्स रह गए हैं, उसके बाद नेशनल इनकम का ये चैप्टर पूरा का पूरी तरीके से खत्म। थैंक यू।